बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अशरफ चुगताई लंदन से। मेरे साथ जो है ना कि कराची से पाकिस्तान के जो बरतानिया में जो पूरे यूरोप के जो है ना उनके ब्यूरो चीफ हैं 21 न्यूज़ के, वो जो है ना कि हमारे मेहमान जो है ना वो भी बरतानिया में हैं। जनाब साबिक वज़ीर खजाना सागडार साहब मौजूद होंगे। हम जो है ना कि लाइव ये जो है ना प्रोग्राम तमाम सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा रहा है। हम जो है ना कि मौजूदा हुकूमत की जो 2 साल जो इन्होंने जो अवाम से वादे किए थे, वो जो है ना कि उसको कितना अवाम को रिलीफ दिया। बड़ा ये कहते थे हम ये कर देंगे, दूध की नहरें बढ़ा कर देंगे, हम कर्जे नहीं लेंगे, कर्जे के लेने होते खुदकशी कर देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। और जितना इन्होंने कर्जा पिछले मतलब चंद महीनों में लिया, और इन्होंने जो खास शॉर्ट टर्म में लिया, क्योंकि इसको ज्यादा एक्सप्लेन वही कर सकते हैं जो इस मतलब है कि अपना वजारत में रहे हूँ। हमारे दरमियान जो है ना सागडार साहब मौजूद हैं। इनकी जो है ना कि खासकर मैं सागडार साहब से सवाल करने पहले फारूक शाह साहब सारे सवाल करेंगे। मैं सिर्फ ये यानी कि पूछना ये चाहता हूँ फारूक शाह साहब के सवाल करने से पहले कि इस वक्त जो है ना कि इनके जो कुछ हालात जा रहे हैं, मतलब आपने देख लिया होगा कि कर्जे पे कर्जा वो पता नहीं किधर जा रहा है। कोई पता नहीं कितना कर्जा लिया कि तारीख कहते जी पिछले ने ये कर दिया, हुकूमतों ने ये कर दिया, हमारा ये सारे इनको जो है ना ये चोर हैं फलाए, यानी इनके जो है ना वज़ीर मशीर जो है ना वो इससे मतलब ऐसे निकलेंगे, मतलब सारी वाम एजेंसियां जो सब बड़ी बाखबर है, बड़ी बाशऊर है, यानी कि सब मतलब है। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगा कि देखें कि इन्होंने ऑफशोर कंपनियों की बात की थी। पिछले दौर में ऑफशोर कंपनियों जो है ना एक्ट बनाया था, आपकी हुकूमत ने जब बनाया था, तो वो जो है ना उसको इन्होंने तरमीम पिछले करके ना तरमीम करके इसको क्या किया कि एक ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस इसको जो है ना पता नहीं किसको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। आप बताएं कि क्या ये जो है ना वो क्या मामला था, और क्या ये जो इस हुकूमत जो है वो यानी कि माशी जितना मुल्क को नुकसान हो रहा है तो अल्लाह करे डिफॉल्ट हो जाए, आप इस वक्त जो है ना इनकी पॉलिसी क्या आप समझेंगे ये कुछ दुरुस्त है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुल मुसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब फारूक शाह साहब, जनाब चुगताई साहब, आपके व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आपने कुछ सवाल किए हैं चुगताई साहब, मैं कोशिश करता हूँ उनका जवाब देने का। एक तो ये है कि 2 साल में ये हुकूमत ने मां सिवाय इल्ज़ाम तराशी के कोई खातर खा काम नहीं किया। अगर आप नंबर्स के साथ चलेंगे, जो कि ऑफिशियल नंबर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो ये टोटल एक्सपोज हो जाएंगे कि इनकी सलाहियत और इनकी काबिलियत और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो कि आपने कर्जों की बात की है, तो कर्जों के हवाले से ये है कि कोई भी मुल्क जो है वो उसको देखा जाता है कि उसके कर्जों की जो है वो GDP की परसेंटेज क्या है। एब्सोल्यूट नंबर जो है ना आपको अमेरिका के मिलेंगे, ना आपको जापान के या चाइना के या यूरोप के। तो बहरहाल चूंकि इनकी जो सियासत है वो बड़ी अजीब किस्म की सियासत की है PTI की गवर्नमेंट ने, और खुसूसन इमरान न्याजी साहब ने। तो जब से ये हुकूमत में आए हैं, इन्होंने एक ही रट लगाई जी, पाकिस्तान को जो मसाइल हैं वो कर्जे और करप्शन के हैं। ये 2 इनके अल्फाज हैं। जब ये अपोजिशन में थे, करीबन 5 एक्टिव साल इन्होंने 4 हल्के और 35 पंक्चर पे सियासत की है, और जब से ये हुकूमत में आए कर्जे और करप्शन पे सियासत की है। अब कर्जों को ले लेते हैं, तो कर्जे जो है वो ऑब्वियसली हर हुकूमत जो है पाकिस्तान में, ना तो कोई दूध और शहद की नहरें निकलाई हैं, ना वहाँ कोई मिनरल्स को नए निकल आए हैं, ना कोई वहाँ से कोई सोना और चांदी निकल आई है या कोई तेल निकल आया है। तो ये मैनेज करना है इस इकोनॉमी को, जिसकी आबादी जो है 2.4% सालाना बढ़ रही है रफली। तो इसको हमने मैनेज करना है हर हुकूमत ने। तो पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल में 2008-2013 में इन कर्जों में करीबन 8,500 अरब का इजाफा किया, और वो अपना हिसाब देते हैं कि उन्होंने 8,500 अरब किस तरह इजाफा जो हुआ कि कैसे इस्तेमाल हुआ। जो मुस्लिम लीग नून है उसने अपने 5 साल 2013-2018 में उन कर्जों में 9,500 अरब का इजाफा किया। अब इमरान खान न्याजी साहब ने ये कौम से वादा किया था, और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जी मैं अगर आऊंगा हुकूमत में तो मैं इन कर्जों को 10,000 अरब से कम करूंगा। अब जो कर्जों की मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो छोड़े, फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में ऐड हुए, फिर हमारे ज़माने में ऐड हुए,
तो ये कर्जे 24,900 अरब थे 30 जून 2018 को। ये स्टेट बैंक के फिगर्स है, मेरे फिगर्स नहीं है। और 1900 अरब जो था वो मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत छोड़ी तो खजाने में मौजूद था इस्तेमाल के लिए। यानी जाहिर है कि आज आप कर्जा लेते हैं तो अगले अगले 1 घंटे तो इस्तेमाल नहीं कर लेते ना, वो पैसे मौजूद थे, तो वो अगर माइनस करें तो 23,000 अरब थे। अब इन्होंने 10,000 अरब के कर्जे कम करने थे, बजाय ये 10,000 अरब के कर्जे कम करते, इन्होंने उन कर्जों को इतनी कलील मुद्दत में, हमने तो 5-5 साल में किए, इन्होंने इतनी कलील मुद्दत में वो कर्जे जो हैं वो 35,200 अरब पे ले जा चुके हैं। ये 35, मैं फिगर रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 35,200 अरब पे, जिसका मतलब है कि इन्होंने 2 साल से कम मुद्दत में इन्होंने उन कर्जों में हमारी दोनों हुकूमतों के 5-5 साल के अलग-अलग नंबर लिए जाए तो उससे भी ज्यादा 2 साल में कर्जों में इजाफा कर दिया। एक तो ये नोट आप कर लें कि अगर पीपल्स पार्टी ने 8,500 किया, हमने 9,500 अरब किया 5 साल में, इन्होंने 2 साल में 10,200 अरब कर्जों में इजाफा कर चुके हैं। एक होता है कर्जे और अदायगियां, लाइबिलिटीज, पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज होती है वो एक्चुअली स्टेट ने पे नहीं करनी, वो है प्राइवेट सेक्टर और मुख्तलिफ किस्म की लाइबिलिटीज। लेकिन ये चूंकि इनको बड़ा नंबर देना था, जब ये हुकूमत में आए थे, पाकिस्तान को बदनाम करना था, चाहे सऊदी अरेबिया जाए, चाइना जाए, अमेरिका में जाए, तो इन्होंने वो बड़ा नंबर लिया। और वो नंबर जो था वो नंबर 24,900 बजाय वो 30,000 था। यानी लाइबिलिटीज को अगर ऐड कर ले तो 30,000 अरब का 29,800 था एग्जैक्टली नंबर, ये था 30 जून 2018 का। लेकिन वो नंबर भी ले तो अब भी इनको उसमें भी उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी आनी चाहिए कि वो 43,000 अरब पे पहुंच चुका है। तो अब ये जिसको भी कंपेयर करते हैं वो इनकी यानी परफॉर्मेंस नजर आ रही है कि जो 5-5 साल में पिछली हुकूमतों ने इतना बोझ नहीं कर्जों का बढ़ाया पाकिस्तान के ऊपर जितना इन्होंने 2 साल में बढ़ा दिया। अब आ जाते हैं जी कि जमहूरी हुकूमत ने किया क्या। हमने अपने 5 साल में सूबों को जो हम पैसे देते थे डिविजिबल पूल से उसको दुगना किया, करीबन 10.5 अरब 1050 अरब चारों सूबों को मिलते थे, उसको 2100 अरब पे लेके गए। हमने इन 5 साल में पाकिस्तान में 11,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगाए। हमने पाकिस्तान में जो पीटीआई ने अपनी घटिया सियासत की और 1.5 साल चाइना के वजीर आजम और सदर पाकिस्तान में नहीं आ सके, जिसकी वजह से जो बिजली के मंसूबे थे उसमें ताखीर हो गई 1.5 साल की, तो हमने फौरी तौर के ऊपर, चूंकि जमहूरी हुकूमत का वादा था मियां नवाज शरीफ का कि हम 2018 से पहले इस मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करेंगे, तो हमने एलएनजी के 3600 मेगावाट के 3 मंसूबे 1200 मेगावाट के लगाए अपने पैसों से, कर्जे से नहीं, अपने पैसों से। ये 3 मंसूबे आजकल ये हुकूमत पीटीआई की बेचने के लिए पर तोड़ ली है। जो इन्होंने टॉप पे रखा हुआ कुछ चीज बेचने की, वो उसमें ये 3 ये मंसूबे हैं क्योंकि फुली ये फाइनेंस्ड है, पेड है। पाकिस्तान ने अपना इसमें कोई फॉरेन के किसी कंट्री का कर्जा नहीं हमने वो देना, यानी इन 3 मंसूबों के ऊपर। तो ये इन्होंने ये पाकिस्तान के साथ ये खेल खेला और आपके सामने 2500 किलोमीटर की रोड्स बनाई। जो पाकिस्तान डेवलपमेंट के लिए जो अपना प्रोग्राम थे उसको हमने 250% इजाफा किया। हमने ज़रबे अजब लड़ी, हमने रद्दुल फसाद लड़ी, हमने कराची के सिक्योरिटी ऑपरेशन किए। तो जमहूरी हुकूमत ने जो है मुस्लिम लीग नून की और उससे पहले पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपने अपने वक्त में काम किए। अब ये मुझे बता दें कि 10,200 अरब का 2 साल में कर्जों में इजाफा जो कि यानी अनप्रेसिडेंटेड है, किसी हुकूमत ने नहीं। यानी इन्होंने 2 साल में पाकिस्तान के 70 साल के कर्जों का 40% 2 साल के अंदर इन्होंने इजाफा कर दिया। तो आप उससे अंदाजा कर लें कि अगर इन्होंने इतना बड़ा कर्जों में इजाफा किया है। एक तो ये है जिसका आपने सवाल किया। दूसरा जो आपका सवाल था वो था कि जी ऑफशोर कंपनी के हवाले से पनामा का ड्रामा और जो जो इस मुल्क में तमाशा लगे, वो मैं उस तफसील में जाए बगैर मैं आपके सवाल पे आता हूँ चुगताई साहब, जो आपने किया कि जी हमने 2017 में 1984 का जो कानून था, जो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का सबसे बड़ा कानून हमने मुल्क को दिया, वो था कंपनीज लॉ 2017। उसमें हमने ये पाबंदी लगाई कि अगर ऑफशोर कंपनी में किसी के शेयर्स होंगे तो उसको यानी हुकूमत को डिक्लेयर करना पड़ेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। इन्होंने एक शबखून मारा
30 अप्रैल जिसकी आपने जिक्र किया, 30 अप्रैल 2020 को, ये 2-3 महीने पहले, जो कि मई 4 को गालबन लागू हुआ, इन्होंने उस हमारी उस शर्त के समेत इन्होंने उसको खत्म कर दिया। हमने तो ये भी रखा था कि नैब के जो नैबजदा होंगे वो डायरेक्टर नहीं हो सकते, उसमें को 15 ऐसी चीजें थी। और मैंने आर्टिकल लिखा मई के आखिर में, जून के शुरू में छपा वो द फ्राइडे टाइम्स में, और जिसका आपने जिक्र किया उसमें मैंने 15 ऑब्जेक्शंस की। तो ताई साहब, सिर्फ आपकी इतला के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए अर्ज कर दूं कि ये हुकूमत को फिर समझ आई कि हम क्या कह रहे हैं, आप और हम क्या कह रहे हैं, मेरा आर्टिकल क्या कह रहा है। तो आपको खुशी होगी जान के कि ये पिछले चंद दिन कबल हुकूमत ने एक सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ला के अपनी ही जो वो 15 चीजें मैंने आइडेंटिफाई की थी, उसमें 14 चीजें जो है फिर वापस कर दी हैं, यानी ठीक कर दी हैं। यानी घबरा गए हैं ये, जब हमने शीशा दिखाया कि भाई ये आपने बहुत बड़े 15 गलत काम किए हैं रातों रात एक ऑर्डिनेंस के जरिए, और आपने पार्लियामेंट को भी अपने नहीं लिया कॉन्फिडेंस में। तो इन्होंने 14 आउट ऑफ 15 जो मैंने लिस्ट की थी मेरे आर्टिकल में फ्राइडे टाइम्स में, 14 इन्होंने वापस कर दी हैं। अब दोबारा ऑफशोर कंपनीज के शेयर्स को डिक्लेयर करना जो है कानूनन वो लाजिम होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की। इन्होंने, जैसे मैंने अर्ज किया कि 10,000 कर्जे कम तो नहीं किए, बल्कि 10,000 के कर्जे इन्होंने बढ़ा दिए। इनकी प्रॉब्लम असल ये है इस हुकूमत की कि इन्होंने 2 साल में पाकिस्तान में आमदनी का ये इजाफा नहीं कर सके, और इन्होंने 2 साल में अखराजात, ये कहते थे हम अखराजात कम करेंगे, आमदनी भी इन्होंने कहा था 1 साल में डबल करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने अपना इजाफा किया। हमने 1946 अरब पे पीपल्स पार्टी से टेक ओवर किया नेशनल कलेक्शन टैक्सेस की, हम उसको 3842 पे ले गए 5 साल में। अब इन्होंने कहा, ये भी इमरान न्याजी साहब रिकॉर्ड पे हैं, बहुत बड़े जलसे में कहा अप्रैल 2018 में, मैं 1 साल में इसको दुगना करूंगा। ये हुकूमतें और ये पॉलिटिकल पार्टीज पीपीपी, पीएमएलएन नाहल है, ये इनको पैसे लेने नहीं आते और लोग इनको देना नहीं चाहते, मुझे देंगे, और मैं 1 साल में 8,000 अरब करूंगा। अब हालत ये है कि पहले साल में ये हमारा आखिरी साल मैच नहीं कर सके। इनके 3829 अरब थे, हमारे 3842 अरब के खिलाफ, यानी 13 अरब कम। और जो दूसरा साल खत्म हुआ है, इनके अपने नंबर के हिसाब से 3,908 पे गए, वर्चुअली उधर ही हैं, यानी चंद 1-2% का इजाफा 2 साल में। तो ये एक तो इनकी सबसे बड़ी जो है ना अहली कह लें, नॉन परफॉर्मेंस कह लें, वो है कि ये पाकिस्तान में जो आमदनी होगी तो काम चलेगा ना जी, आमदनी को ये नहीं बढ़ा सके। और ये 23 साल के बाद इन्होंने पाकिस्तान की जो पहला साल था पीटीआई का, 23 साल के बाद मनफी ग्रोथ हुई टैक्स कलेक्शन में। अब पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उसका जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर है, क्योंकि उसी से आपको रोजगार पता चलेगा क्या हालत होगी, उसी से इंडस्ट्री का पहिया नजर आएगा, उसी से लोगों की जिंदगी की हालत नजर आएगी, उसी से आपका फीकस आमदनी नजर आएगी, उसी से आपको मुल्क की तरक्की नजर आएगी, वो है जीडीपी ग्रोथ। वो इस पीटीआई की हुकूमत ने अनफॉर्चुनेटली 68 ईयर्स के बाद, 52 में हुआ था ये, 68 ईयर्स के बाद इन्होंने मनफी ग्रोथ दी है पाकिस्तान में जीडीपी की। पहले साल में 1.9%, हमने 5.8 पे छोड़ी, इन्होंने रिवाइज करके करीबन 5.6% का नंबर दिया, चले वो भी मान लेते हैं। तो इन्होंने उसको पहले साल में 1.9% दी है, और 1 साल झूठ बोला कि 3.3% ग्रोथ है। हम कहते थे, मैं कहता था कि ये ग्रोथ नहीं हो सकती, जो मुल्क में हालात हैं, जो बेरोजगारी है, जो इंडस्ट्री का पहिया बंद है, तो मुमकिन ही नहीं है। तो अब इन्होंने 1 साल के बाद कहा जी सॉरी, वो 3.3 नहीं 1.9 है। अभी दूसरा साल जो अभी 30 जून को खत्म हुआ है, चंद दिन पहले 2020, उसमें ये 0.38% मनफी ग्रोथ है। ये लम्हा फिक्रिया है। ये 68 ईयर्स के बाद, 1952 के बाद पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कोई इतनी यानी नॉन परफॉर्मिंग, इतनी यानी कह लें कि मिसमैनेज हुकूमत है जिसने जीडीपी ग्रोथ मनफी कर दी है पाकिस्तान की। और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ लोग इन्होंने बेरोजगार कर दिए हैं। इन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, ये लोगों के लाखों घर ये मस्मार कर चुके हैं। और बनी गाला तो रेगुलराइज होता है,
और लोगों की झोंपड़ियां और लोगों के जो घर हैं वो मिसमार होते हैं इस यानी रियासत मदीना में। तो बात यह है जी कि एक तरफ आमदनी नहीं बढ़ा सके, दूसरी तरफ इन्होंने अखराजात में जो कहा था जी हम तो भैंसे भी बेच देंगे, हम गाड़ियां भी बेच देंगे, हम साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर जाया करेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। इन्होंने 35% करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर में इजाफा कर दिया है अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से। 2 साल में आमदनी वर्चुअली 2% इजाफा, अखराजात में कमी करने के लिए 35% इजाफा। उसका नेट रिजल्ट क्या है? बजट खसारा, जो कि हमने 5-6% से ऊपर नहीं जाने देते थे, ये 9.5% के करीब पहुंच चुके हैं। ये जो साल अभी शुरू हुआ है इसमें कोई अच्छी उम्मीद ना रखे इनसे, ये कुछ परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। चुगताई साहब एंड फारूक शाह साहब, मैं आपको श्योर करता हूं 2 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने है। 2 साल काफी होते हैं। मुस्लिम लीग नून के 2 साल के आखिर में हम टेक ऑफ कर चुके थे, दुनिया पॉजिटिव रिपोर्ट दे रही थी, पाकिस्तान की रेटिंग्स पॉजिटिव और इंप्रूव हो रही थी, दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही थी। तो बात यह है जी कि अनफॉर्चुनेट है कि जो कुछ इनकी परफॉर्मेंस है अभी तो इनको चाहिए। और वैसे भी इलेक्शन चोरी का है जी, हम दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि इलेक्शन चोरी हुआ है, आरटीएस सिस्टम बंद किया गया, पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाले गए। अल्लाह ने ऐसा मुआवजा दिखाया कि जो ये कहते थे 2014 यानी कि जी 35 पंक्चर का जो इन्होंने नारा लगाया था, वो इंटरनेशनल अदारे ने लिख दिया कि 2018 के इलेक्शन में 35 सीटें चोरी हुई हैं। उन्होंने कहा जी 35 हल्के ऐसे हैं जिसमें पीटीआई के जीतने वाले उम्मीदवार के जो वोट्स हैं मार्जिन, वो जो हारने वाला उम्मीदवार है अपोजिशन का, मेनली पीएमएलएन के हैं, 24 पंजाब से हैं और 11 दूसरे सूबों से, दूसरे अपोजिशन के टोटल 35, वो उसमें उसके जो रिजेक्टेड वोट्स हैं, जो इन्होंने आरटीएस सिस्टम बंद करके जो डबल ठप्पे लगा के वोट जाया किए, वो ज्यादा हैं। तो ये अल्लाह का भी निजाम है। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ जी इनकी परफॉर्मेंस से, और अल्लाह ताला इनसे जान है। और मुल्क जो है वो इस वक्त बहुत ही शदीद भंवर में है। थैंक यू जी। ये कराची 21 न्यूज़ के सामीन के लिए, और इसहाक डार वेलकम, आपने आज शिरकत की, हमें थोड़ा मैसेज मिल गया आपका। हम थोड़ा आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब से इमरान हुकूमत आई है, कंटेनर से लेकर आज तक ये रट लगा रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने मुआशियत तबाह कर दी, मुल्क को कर्जों में डबो दिया, और नून लीग की हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे ली, इसमें कितनी सदाकत है? शाह साहब, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये सिर्फ सियासी नारे हैं। अगर पाकिस्तान की पिछले 73 साल की तारीख में किसी आने वाली हुकूमत को जो मईशत मिली पिछली हुकूमत से, उन सबको कंपेयर किया जाए तो पीटीआई को बेहतरीन हुकूमत मिली। 5.8% जीडीपी ग्रोथ, हुकूमत के मुताबिक 5.6% चले मान लेते हैं। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट 6%, लोएस्ट इन्फ्लेशन 4%, लोएस्ट फूड इन्फ्लेशन 1%। दुनिया में 5वें नंबर पे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, साउथ एशिया में पहले नंबर पे स्टॉक मार्केट, स्टेबल करेंसी, अपना हर हमारा इंडिकेटर पॉजिटिव, मां सिवाय एक्सपोर्ट जो इंटरनेशनल फैक्टर्स थे उसको डिस्कस किया जा सकता है, वो करीबन स्टैग्नेंट थी। तो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को जितनी बेहतरीन माशी हालत मिली थी वो तो किसी को नहीं मिली। तो ये तो ब्लेम गेम है, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं फटेबाज, ये एक फटेबाज खिलाड़ी है और इसको कुछ नहीं आता मां सिवाय फटे डालने के। यानी इसने मुल्क को बदनाम करके रख दिया दुनिया में कि जी हम चोर कौम है, हम करप्ट कौम है, हम कर्जों में डूबी कौम है। और साथ कहता है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करो। कौन करेगा सरमायाकारी? अपने सरमायाकार भाग रहे हैं। पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो आपको रोजगार देती है वो 40% कैपेसिटी में चल रही है। फारूक शाह साहब, इस वक्त 60% कैपेसिटी बंद है। आपका बिजनेस स्टेटस आज हड़तालों पे है। आपके जैसे मैंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देते देते 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। सर, इसी हवाले से एक और क्वेश्चन है कि इस हुकूमत के दौर में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिर रहा है, एक्सपोर्ट भी काफी कम हो गई, अफरात ज़र में भी इजाफा हुआ, रुपया डॉलर के मुकाबले 168 तक चला गया, फिर भी हुकूमत कहती है कि हमारी हुकूमत ठीक चल रही है। आप क्या समझते हैं कि इनकी नाअहली मुआशी पॉलिसी की वजह से मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है? देखिए, ये सस्टेनेबल नहीं है जो कुछ इन्होंने किया है। बेसिकली इन्होंने
इनके काबू में कुछ नहीं है। ये हिट एंड ट्रायल से चल रही है ये हुकूमत, ये तजर्बे कर रही है ये हुकूमत। इनका कोई प्लानिंग नहीं थी, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। पीपल्स पार्टी आती थी, अपनी को तैयारी होती थी, हमारी आती थी, अपनी हमारी तैयारी होती थी। हमने 7 जून 2013 को हल्फ लिया, प्राइम मिनिस्टर ने 5 जून को लिया, हमने 12 जून को बजट दे दिया 5 दिन में, हमने 28 जून को बजट पास कराया, 4 जुलाई को हम IMF के पास मुआहदा हमने फाइनल कर दिया। तो ये कभी कहते थे हम जाएंगे दोस्तों के पास जाएंगे, कभी IMF के पास जाएंगे, अगर IMF के पास जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे। तो इनकी तो अपनी स्टेटमेंट है आपके सामने शाह साहब। तो ये जो आपने फरमाया कि जो रुपए की इन्होंने बेकदरी की है, आप मुझे बताएं कि जो फूड इन्फ्लेशन हमने 1% पे छोड़ी, वो चंद महीने पहले 24% थी देहातों में, 19.5% थी शहरों में। आपके ख्याल में जो लोग, जो औरतें, जो बच्चे, जो मजदूर इस वक्त बिल्क रहे हैं, तमाम नेशनल मीडिया के वो बेचारे जितना दिखा सकते हैं दिखाते हैं, झोलियां उठा कर बातों देते हैं। क्यों देते हैं? वो PMLN के मोहब्बत में दे रहे हैं या PPP की मोहब्बत में दे रहे हैं? उनको वो सफरिंग नजर आ रही हैं कि जो चीजों की कीमतें आसमान पे जा चुकी हैं। एक होती है 15 आइटम्स की सेंसिटिव लिस्ट, उसमें आटा, चीनी, चावल, मूंग की दाल, इस तरह की, गैस का बिल, बिजली का बिल, ये चीजें हैं। वो जो है हमने 5 साल में ना सिर्फ उसको बढ़ने नहीं दिया, उस एवरेज को, किसी में छोटी मोटी इंक्रीज, छोटी मोटी कमी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल 15 की एवरेज में बढ़ने नहीं दिया, बल्कि 4% कमी की इन्होंने 2 साल में। उसमें 46 द मोस्ट सेंसिटिव आइटम्स। अब चीनी देख लें, 52, 53, 50, 55 के दरमियान, उससे हमने चीनी 5 साल में ऊपर नहीं गई। इन्होंने नोटिस लिया 50 से 55, 55 से 60, 60 से 70, 80, अब 90 रुपए में चीनी बिक रही है। अब आटा देख लें, ये जिस चीज को हाथ लगाते हैं ये उसको तबाह करके रख देते हैं। कई महीने पहले आटे का स्कैम हुआ, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज फिर मुल्क में आटे की जो किल्लत हुई है, और इनके फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर जो हैं वो बयान दे रहे हैं आके सेनेट में और कौमी असम्बली में कि जी हमें समझ नहीं आई कि 60 लाख मैट्रिक टन, हमने, ये कभी नहीं हुआ कि सीजन हो और नई फसल कटी हो और गोदाम भरे हो 60 लाख मैट्रिक टन गंदम से, और मुल्क में गंदम नायाब हो, और मुल्क में आटे की कीमत जो है वो दुगनी हो चुकी हो। तो 650-700 पे हमने छोड़ा जो थैला था, वो आज पंजाब में 1100-1200 में मिल रहा है। वो KPK में वो करीबन इस वक्त जो आटे का थैला है वो 1500 के करीब पहुंच चुका है, 1500-1600 में मिल रहा है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? एक हुकूमत नाम की कोई चीज नजर आती है आपको? अद्वियात देख लें, हमारे जमाने में अद्वियात में 10% इजाफा, मामूली इजाफा हुआ, और मुझे याद है कि मियां नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब एक्शन लें, और मैंने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुला के हेल्थ मिनिस्टर और पूरी टीम को बुलाकर जी 72 घंटे में ये नोटिफिकेशन वापस करें आप, और हमने वापस करवाया। आज वही अद्वियात 300 से 400 गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं, और इनको परवाह नहीं है, क्योंकि वो इनके फाइनेंसर हैं ऐसे लोग, ये माफिया जिनके अंदर हैं, माफिया बाहर नहीं है। मुझे तो हैरानगी होती है कि मिनिस्टर आके बयान दे रहे हैं, ये कैसे मिनिस्टर हैं? ये बयान दे रहे हैं कि जी 60 लाख टन ली थी, समझ नहीं है कि क्या हो गया। और भाई समझ नहीं है तो हुकूमत छोड़ दो ना, वजारत। मैं इन लोगों को जानता हूं शाह साहब, 12 अक्टूबर 1999 को यही इस टाइप के मिनिस्टर जो थे ये मेरे दफ्तर में बैठे थे, और मुझसे ये एक क्रॉप, कॉटन क्रॉप की कीमत में इजाफे के लिए ये मुझे मिन्नतें कर रहे थे। जब उधर से बाहर से पता चला कि जी बाहर तो कू हो गया है, तो ये भागे अपने ब्रीफकेस लेके। ये मिनिस्टर साहब मौजूद थे उसमें, जो आज इनको तो खुशी हो रही हो कि कीमतें बढ़ रही हैं। ये तो सारे फ्यूडल्स हैं, इनको तो परवाह नहीं है आवाम की। हम हर महीने नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी के हम मीटिंग करते थे, मैं उसका चेयरमैन था। सारे सूबे होते थे, पूरी फूड डिपार्टमेंट होती थी, फेडरल गवर्नमेंट के फूड डिपार्टमेंट, सब लोग होते थे। हम 34 मार्केट्स का जायजा लेते थे, हम पिंडी और इस्लामाबाद को कंपेयर करते थे, हम जरा सी वेरिएशन होती एक्शन लेते थे। तो हमारे जमाने में क्यों नहीं हुआ कि जी चीनी एक्सपोर्ट होने की वजह से 90 रुपए पे चली जाए? लोग 100 अरब तो पहले बना चुके थे, अब लोग मजीद को 20 अरब मजीद बन चुका है, 120 अरब चीनी से खा चुके हैं। ये हर काम में इनका माफिया है, वो चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो अद्वियात हो। ये हर जगह अपना अपना जो है ये कौम को
कई कई 100 अरब के टीके लगा रहे हैं और अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत ने जिन शराइत पर IMF से कर्जे लिए, इस बजट से जाहिर हो गया कि ये बजट जो है अवाम दुश्मन आए। ये बजट जो है IMF का लिखा हुआ है। जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है अपना जी डॉक्टर साहब, हुकूमत शॉर्ट टर्म कर्जे ले रही है, उसका क्या अमल दुरुस्त है? ये देखिए शाह साहब शॉर्ट टर्म नहीं, आप ये इमरान न्याजी साहब ने इलेक्शन जब ये भी बजट पास हुआ है तो जून के आखिरी हफ्ते में एक तकरीर की थी। इन्होंने एक बहुत बड़ा क्रेडिट लिया। ये इनको जो कान में आके वो कहता है ना, ये वही कह देते हैं। आखिरी जो बंदा बात करता है ये वो कहते हैं वहां, या जो लिख के दे देता है वो इनको ये लिख के दिया गया कि आप कहें कि मैंने 5,000 अरब तो पिछली हुकूमत के कर्जे उतारे हैं। उसका मैंने जवाब दिया और मैंने कहा भाई हर हुकूमत पिछली हुकूमतों के कर्जे उतारती है। पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ जमाने के कर्जे उतारे और उससे पुराने उतारे। हम आए, हमने मुशर्रफ का भी बॉन्ड 500 मिलियन पाउंड का वापस किया। हमने पीपल्स पार्टी का चाइना से 500 मिलियन डॉलर लिए थे, एक 500 मिलियन वापस डॉलर किया। और कर्जे हर हुकूमत देती है। कर्जों में देखने तो आपने देखने के नेट इजाफा क्या किया है, वो आपका नेट रिजल्ट है। आपने नए लिए तो मैंने कहा अगर 5,000 कर्जे वापस कर दिए तो 24,900 जो कर्जा हमने छोड़ा था फिर तो वो 19,900 रह जाना चाहिए था। तो आपका नंबर है 35,200। तो उस पर इमरान न्याजी साहब का जवाब नहीं है। वो जैसे कॉर्पोरेट लॉ जिसका भी चुकाई साहब ने जिक्र किया ना, जब मैंने आर्टिकल लिखा तो जो अंदर की रिपोर्ट है कि न्याजी साहब बड़े सीख पा हुए इस कैबिनेट मीटिंग में, जो मेरी इतला है कि ये क्या कर दिया। ओ भाई तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती भाई, ठीक है, तुम ऑक्सफोर्ड से 3rd डिवीजन में पास हुए हो तो फिर भी अंग्रेजी तो आती है ना, इतनी बंदा समझता है। तो आपने क्यों पास किया ऑर्डिनेंस कि जी ये 15 चीजें खत्म कर दें। और जब मैंने आर्टिकल लिखा तो आप सीख पाओगे कि 1 महीने में इसको वापस करो, मैं वापस कर दिया। लेकिन बात यह है कि ये जो इसी तरह उन्होंने बात की कि हमने जो शॉर्ट टर्म कर्जे की बजाय हम लॉन्ग टर्म कर्जे में चले गए हैं। हमने 70% जो कर्जा है उसको हम लॉन्ग टर्म में ले गए हैं। वो एक गलत फैसला है, क्योंकि ये हुकूमत एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी, क्योंकि रुपया स्लाइड हो रहा था, डिवैल्यूएशन हो रही थी, उसके साथ से इंटरेस्ट रेट बढ़े थे। ये तबाही का एक बेहतरीन पैकेज था पाकिस्तान को तबाह करने का। और वो 13.25% पे ले गए इंटरेस्ट रेट को। ओ भाई अगर आपने 13.25% के करीब जाके आपने 70% डेट जो है लॉन्ग टर्म में ले गए हैं तो ये तो अक्लमंदी की बात नहीं है। आप लॉन्ग टर्म डेट उस वक्त अपना लेके जाते हैं जब कम रेट होता है, जब 7-8% हो। तो अभी भी डॉलर इनके काबू में नहीं है। 168 जैसे आपने कहा शाह साहब, वो उसके करीब घूम रहा है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो कोरोना की वजह से लोगों की लान तान, बिजनेस बंद, इंडस्ट्री बंद होने की वजह से सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक ने किया, वो भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से, हम एज अपोजिशन मैं बार बार बयान देता रहा इसको 8%, 7% पे लाओ। इन्होंने 5 दफा रिडक्शन किए, 5 राउंड में करके ये 7% पे आए हैं। हम उस वक्त 8 का कह रहे थे शुरू में, एक शॉट में 8 पे आओ 13.25 से, ये नहीं आए। तो बात ये है कि इनको कुछ मालूम नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। ये हिट एंड ट्रायल से ये पाकिस्तान को इन्होंने एक तजर्बा का बनाया हुआ है। मैं ये सॉफ्ट कह रहा हूँ, दूसरे लोग तो कहते हैं कि ये जानबूझ के पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। ये इनका एजेंडा है पाकिस्तान को तबाह करना। अब वो अल्लाह जानता है, मैं इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगा सकता। सब पाकिस्तानी हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होंगे। लेकिन एक चीज जाहिर है कि पाकिस्तान को जो कुछ इस वक्त, जो कुछ 2 साल में दिया गया है, वो बेपनाह नुकसान पाकिस्तान को हो चुका है। 51 अरब डॉलर की GDP का नुकसान हो चुका है ऑलमोस्ट। जिसकी स्टॉक मार्केट की आपने बात की, 2,500 अरब वहां लोगों का डूब चुका है। और कर्जे 1 रुपया लिए बगैर डिवैल्यूएशन की वजह से करीबन हमारे जो है वो 5,700 अरब बढ़ चुके हैं। ये तीनों नंबर मिला ले, जमा कर ले तो 18,000 अरब के करीब ये मुल्क को नुकसान पहुंचा चुके हैं। कर्जे लेने की तो बात की बात है, ये नुकसानात की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, पिछले 2 साल से खान साहब कह रहे हैं कि घबराना नहीं मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, कभी आटा माफिया, कभी चीनी माफिया, कभी पेट्रोल माफिया, कभी सियासी माफिया को रोज ही फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, मगर हर बार अवाम को ही फांसी मिल जाती है। शाह साहब, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये इनमें ये मैं अगर कहूं कि ये हुकूमत है, वो बड़ी मशहूर कहावत है
दिस गवर्नमेंट है इज फॉर द माफिया, ऑफ द माफिया, बाय द माफिया। ये सब अंदर बैठे हुए हैं। ये इनके फूड मिनिस्टर को पता है कि वीट के साथ क्या हो रहा है। इस न्याजी साहब को पता है या होना चाहिए कि वीट के साथ क्या हो रहा है, चीनी के साथ क्या हुआ है, अद्वियात के साथ क्या हुआ है। लेकिन ये कौम की परवाह नहीं है, इनको आम लोगों की परवाह। हमने 5 साल में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 6% पॉपुलेशन को खतरे गुर्बत से बाहर निकाला। क्योंकि जाहिर है 5.8% ग्रोथ होगी तो खतरे गुर्बत से लोग बाहर निकलेंगे, फीकस आमदनी बढ़ेगी। इन्होंने फीकस आमदनी में तबाही करके रख दी है और खतरे गुर्बत में इन्होंने 5% लोगों को दोबारा धकेल लिया है। बेरोजगारी का ये आलम है कि 5.8% पे हमने छोड़ा था। इनके ऑफिशियल नंबर 8.5% थे पहले 16-17 महीने के। अब कोरोना की वजह से वो डबल डिजिट की बात हो रही है। कोई 15% की बात कर रहा है, कोई 18% की बात कर रहा है। लेकिन मैं कोई फिगर इसलिए कोड नहीं करूंगा, जो ऑफिशियल नंबर से मैं बात कर रहा हूं। तो ये शाह साहब, ये तो सारी मिली भगत है। और जैसे मैंने कहा कि जो वजीर को ये नहीं पता, कि मुझे नहीं पता कि 60 लाख टन गंदम कोई छोटी सी चीज है, वो किसी ब्रीफकेस में डाल के ले गए। वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन? आपकी गवर्नमेंट की रिट किधर है? आप अगर इतने मफलूज है तो घर जाएं। और मैं ये आपको आज बता रहा हूं ऑन कैमरा, 12 अक्टूबर 1999 ये मौसूफ और इनके साथ दूसरे अहम फ्यूडल एमएनएस वो मेरे पास बैठ के मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि सपोर्ट प्राइस बढ़ाएं। तो इनको माइंडसेट आपको पता होगा, क्योंकि ये तो हजारों मुरब्बों के मालिक हैं जिन्होंने घोड़ी लीज के नाम पे अपनी जमीनें ली हुई हैं। और इनको चाहिए कि जितनी जब आसमान की कीमत हो ताकि वो उस पर करे। अब मैं हैरान हो गया हूं कि क्या दे रहे हैं आज एक्सक्यूज सेनेट में कि जी वो कल सेनेट में कि जी वो इंटरनेशनल कीमत बढ़ गई। एक्सक्यूज मी, जब इंटरनेशनल कीमत कम होती है तो यहाँ पाकिस्तान की कीमतें कम होती हैं। ओ भाई, कम हो या ऊपर हो, हमने तो पाकिस्तान की एसेंशियल जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आटा, चीनी, चावल, इस तरह की, उसको तो हमने नहीं बढ़ने देना। हमने स्टेट का फर्ज है कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं देनी हमने। तो अगर इंटरनेशनल जाए जहन्नम में कीमतें बढ़नी है, कम होनी, जब कम होती है तो उसको तो कोई नहीं कम करता, कहती हमारी तो कॉस्ट ज्यादा है। तो ये मुनाफे, ये अरबों खरबों के मुनाफे बना रहे हैं और इनको खुशी हो रही है अंदर से। इनको कोई परवाह नहीं है। ये लोग फ्यूडल्स हैं, माफिया हैं, और ये इस कौम को इन्होंने मफलूज करके रख दिया। अल्ताफ साहब, इस वक्त एहसाब का खेल जो है वो खेला जा रहा है, सिर्फ इसका अपोजिशन ही निशाना बनी हुई है, जबकि माफिया तो खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद है। अपना शाह साहब बात सुने, ये कोई भी सीधा काम नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एग्जम्पशन हो जाए अकाउंटेबिलिटी पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने सही फरमाया, अब तो सारी दुनिया कह रही है कि जी ये जो एहतसाब है, जैसे मुशर्रफ ने एक ड्रैकोनियन कानून बनाया था सिर्फ अपोजिशन को उनकी वफादारियां बदलने के लिए, इन्होंने भी इसी कानून को यूज किया। इलेक्टेबल 50 PMLN के ट्रांसफर हुए, इन्होंने अपने जो है वो दूसरी जमातों के 50 लोग ट्रांसफर किए। और उसके बाद इन्होंने इस वक्त भी ये हालत है कि सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब होता है। किधर है चीनी का एहतसाब? किधर है वो रिपोर्ट जिसमें लिखा है फलां मिनिस्टर जिम्मेदार है, फलां मिनिस्टर जिम्मेदार है, फलां मिनिस्टर जिम्मेदार है, फलां लोगों ने पैसा बनाया, फलां ने 100 अरब बना के जहाज लिए और बाहर आके आराम से पहुंच के उनको फैसिलिटेट किया गया मुल्क से निकल जाए। तो ये क्या कौन सा एहतसाब है? ये तो सिर्फ विच हंटिंग है और अपोजिशन की प्रोसिक्यूशन है, अपोजिशन की विक्टिमाइजेशन है, अपोजिशन के साथ इंतकामी सियासत हो रही है। और इस इंतकाम की आग में इन्होंने मुल्क को आग लगा दी है। डॉक्टर साहब, एक तख्ती होती है संगे बुनियाद की, दूसरी होती है इफ्तिताह की। ये तमीराती काम के जायजी की बात कोई जमती नहीं। ये क्या मजाक है? शाह साहब, एक मजाक है ये तो हुकूमत ही एक मजाकों की गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड होगा, यू टर्न्स का गिनीज बुक में वर्ल्ड में रिकॉर्ड होगा कि इतना यू टर्न कभी किसी ने, हुकूमत ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने लिए। तो देखिए शाह साहब, ये दयामर भाषा की जो जायजा तख्ती के पहले आप बात कर रहे हैं, अगर मुझे सही समझ आई है तो अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो 123 अरब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2017 और 2018 के बजट्स में हमने ये पैसे दिए। हमने जमीन एक्वायर करने के लिए 123 बिलियन दिए। मियां नवाज शरीफ की आखिरी जो विजिट थी चाइना में, जो कि मई 2017 में थी, उसमें आपके पास मीडिया में आप चेक करें तो आपको पूरा मिलेगा रिकॉर्ड के। आप मीटिंग हो रही है चाइना में दयामर भाषा की तामीर के लिए, उनके साथ बात हो रही थी कि जी जमीन उन्होंने कहा आप खरीदें, और उसके साथ
उनकी कोई टेक्निकल थी कि इसको इतनी हाइट से इतनी ये कर दे, उससे टेक्निकल जो होती है नॉर्मल डिस्कशन वो हो रही थी। अगर ये पाकिस्तान में ड्रामे ना किए जाते, पनामा और डॉन ड्रामास, तो ये अब इसकी तमीज शुरू हो चुकी होती और ये काफी हद तक आगे जा चुका होता प्रोजेक्ट। तो ये अब एक जायजा, ये मैंने नया ही है, आप सही कह रहे हैं कि हम नई शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब, अपना न्याजी साहब पे बड़ा हौसला है और इस पार्टी में बड़ी जुर्रत है झूठ बोलने की। ये शागिर्द है पार्टी डॉक्टर साहब शाह साहब, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो खास अपना जो है इसका पनामा का हो गया या दूसरा वो दूसरा जो डॉन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैं अर्ज कर रहा था शाह साहब, मैं कह रहा था कि ये जो है ना जी प्रोसेस, ये इस तरह चल नहीं सकता जिस तरह हम पाकिस्तान को चला रहे हैं। और उसने किया था कहानी वाला जी, तो दूसरा वो ये सारे ड्रामे मतलब कि ना करते। मुझे आवाज नहीं शाह साहब, क्या चुगताई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पूछ कहते हैं कि अगर फौज के साथ अगर अच्छा आपकी हुकूमत बड़ी अच्छा है सुने, लेकिन ये सवाल भी चाह रहा हूँ आपसे कि आप क्योंकि वजीर खजाना रहे हैं और मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त जो पाकिस्तान की है और मौजूदा हुकूमत की जो इनकी माशी पॉलिसी है उसमें एक्सचेंज रेट आप उसका देखें क्या जो एक्सपोर्ट। चुगताई साहब आपकी तरफ से कोई टेक्निकल मसला हो रहा है? एक सवाल है आपकी वजारत हट के है बड़े करीब मियां साहब को पार्टी के बड़े करीब एक बड़े ओहदे पर हैं, क्योंकि जो है ना कि ये जो हुकूमत जो मुकम्मल तौर पर हो चुकी है और इस वक्त इस हुकूमत को अवाम भी तंग है, ज्यादा महंगाई और जो है ना इस जो अवाम दुश्मन बजट के बाद प्राइसेस सारी आटे चीनी का पेट्रोल है, एनर्जी का बुरान है, मतलब सारा कुछ कि वो उस पर ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ अपोजिशन के जोर लगा रही है, अपोजिशन को दबा कर रखो, चोर ये करके खा गई है, अपना 2 साल में नहीं बता रहे। इसमें जो है ना कि आप ये बताएं कि अब ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त और ये मतलब सुनना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मजमूरी से लेके अब तक जो है ना कि दोनों जो है ना कि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो चंद दिनों में या चंद हफ्तों या होने वाली मियां साहब शहबाज शरीफ साहब बीमारी की वजह से, क्या ये दोनों पार्टियां 5 नहीं 2 हुकूमतें और पिछले 2 टेनोर जो है ना वो 5-5 साल पूरे किए हैं। इसने 2 साल में जो कारनामे दिखाए, जो करप्शन दिखाए, इनके जो है ना कि वो सारे के सामने ऑडिट रिपोर्ट, जनरल की रिपोर्ट भी 2 बिलियन अरब डॉलर के इनके कपड़े निकले सारे, लेकिन ये इनका रोनर होते हैं। और खास मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या ये वजीर आजम जो इस वक्त इनको जेब देता है कि कभी असम्बली के फ्लोर पे उसको साका देते हैं शहीद, कभी असम्बली फ्लोर पे मतलब कभी कुछ ऐसी बातें करते हैं मतलब है कि जो उनको ये कर जेब देता है जो मतलब जो है ना कि आप जो है ना ये बताएं अपना यहाँ ये शाह साहब के सवाल करें इस तरह तो फिर हम तकरीर करें सारे जी, तो पता नहीं चलेगा, मैं तो मिस कर जाऊंगा। साहब आपका कुछ पता नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब पंजाब बचाओ तहरीक पूरे पाकिस्तान में, देखिए मेरी बात सुने, ये जो कुछ अब तक 2 साल की परफॉर्मेंस है वो अवाम के सामने है। पिछले 5 साल की जो परफॉर्मेंस सामने है, इंडिकेटर सामने है, उससे पहले 5 साल की परफॉर्मेंस के साथ आप ये बताएं इस वक्त जो है ना कि आपकी जो की जो पॉलिसी है। शाह साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है शाह साहब, इस तरह वो प्रोग्राम जारी नहीं रह सकता, मुझे समझ नहीं आ रही। चुगताई साहब जरा 1 मिनट रुक जाएं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही हमें। मैं अर्ज करता हूं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम है, जरा थोड़ी देर रुक जाएं। मैंने ये डॉक्टर साहब को बोलने दे जी। डॉक्टर साहब मैं समझाऊं जी, चुगताई साहब जो फरमा रहे हैं वो इनको कहना जी जरा रुक जाए, नहीं आप इस तरह क्रॉस जो है वो किस चुगताई साहब 1 मिनट रुक जाएं, आप अपना सवाल करिए, उसका जवाब सुने आप। वाम तंग हैं और इनके तादी भी तंग हैं और इनमें भी फोड़ पड़ है
कभी अदम एतमाद की तब्दील बात हो रही है, मरकज में हो रही है, -1 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी, दो पार्टियां जो है ना, उन्होंने 2 दफा राब्ता भी किया है। वो किस चीज का इंतजार के लोग कहते हैं, लोग, मैं नहीं कह रहा कि उसका जवाब आपने देना है, कहते हैं कि किसी एनआरओ को पता नहीं कि ये डिबेट कर किस चीज का क्यों नहीं साहब मेरा ख्याल है इसको मैं आप हैंडल करें इस तरह, तो मैं इस तरह तो नहीं, नहीं हो चुगताई सकता। साहब 1 मिनट ठहर जाएं। चुगताई साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, जरा रुक जाए प्लीज। आपकी नहीं समझ आ रही, किसी ना सवाल का समझ आ रहा है ना आपकी जवाब समझ आ रही है। आपकी तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम है, जरा थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि किसी को कोई समझ नहीं आ रही, ना मुझे आ रही है ना डॉक्टर साहब को आ रही है। अगर डॉक्टर साहब जो बोलना चाह रहे हैं उनको बोलने दें 2 मिनट। डॉक्टर साहब आप बताएं कि आपके अपने अदवार में, आपके डॉक्टर साहब अपने, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है आपसे, आपके अपने अदवार में मुल्क भर में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था। आजकल मुआशी हब कराची जो है वो अंधेरों में डूब रहा है। के इलेक्ट्रिक वाले अबराज ग्रुप वही है जिन्होंने इमरान खान पर फंडिंग की थी, उसका कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। हुकूमत खामोश क्यों है? कराची तो मुआशी हब है, उसको कमजोर किया जा रहा है। कराची से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए शाह साहब, आप जैसे आपने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था, और लोड शेडिंग का मसला पाकिस्तान में अब होना नहीं चाहिए था। अब ये कराची इलेक्ट्रिक की जो इश्यूज हैं वो सबको मालूम है कि कराची इलेक्ट्रिक की बैकग्राउंड क्या है। कराची इलेक्ट्रिक अब ये साबित हो चुकी है कि 2013 की उन्होंने सबसे बड़ी फंडिंग उन्होंने की थी पीटीआई की इलेक्शंस की, 2/3 अकेले इस ग्रुप ने की थी। और फिर 2018 के इलेक्शन में बहुत बड़ी उन्होंने फंडिंग की हुई है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोड शेडिंग को खत्म कर चुके थे। हम लोड शेडिंग वापस, और खसूसन कराची में जहाँ के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारा एक कमर्शियल हब है। तो ये मिसमैनेजमेंट है, ये फेलियर है इस हुकूमत की, जितनी इनकी बाकी चीजों में नाकामी है। जहां तक मुझे चुगताई साहब के सवाल का समझ आई थी, मैं उसका जवाब दे देता हूं कि इस हुकूमत ने अपने 2 साल में जो तबाही कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता कि अब यानी इस तरह की तबाही जारी रहे, क्योंकि इतनी तबाही हो चुकी है कि इसको ही ठीक करने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। अब वो फरमा रहे थे कि जी 2 यानी राब्ते हुए हैं पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के। देखिए ये जो सियासी राब्ते होते हैं ये होते रहते हैं, और हमें किसी एनआरओ की जरूरत ना थी, ना है, ना होगी इंशाअल्लाह। हम किसी एनआरओ में बिलीव नहीं करते। हमने ना पहले किसी एनआरओ लिया था। मैं जो है ये चुगताई साहब को ये श्योर कराना चाहता हूं और आपके व्यूअर्स को कि मुस्लिम लीग नून किसी एनआरओ के लिए को नहीं देख रही। सबको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला गया, उसके नतीजे में पाकिस्तान जो दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा था 2030 में, और वो हम नहीं कह रहे थे, वो दुनिया की प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट कह रही थी। आज इस हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, मुआशी तबाही की वजह से ये आज हम उसको खड़ा कर दिया। आगे 54th इकोनॉमी की प्रोजेक्शन हो गई है पाकिस्तान की अगले 2034 में। तो बात ये है कि जैसे इन्होंने फरमाया चुगताई साहब ने कि जी ये कभी कहते हैं फ्लोर पे लोगों की, ये लीडर्स की नकलें उतारते हैं, ये मुनासिब नहीं है। जेब नहीं देता किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी हेड को, कि वो दूसरी पार्टी के जो उनके वो सीनियर लोग हों उनकी आप नकलें उतारें और उनको आप मस्खरापन उनके साथ करें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इज्जत एहतराम, व्हाट इज द रिलीजन? इस्लाम। इस्लाम कहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दफा किसी ने पूछा दीन क्या चीज है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इखलाक। दूसरी दफा पूछा इखलाक, तीसरी दफा पूछा इखलाक। इस पार्टी ने और खसूसन इमरान नियाजी साहब ने इस मुल्क की यूथ का और इस मुल्क की आने वाली जनरेशन का इखलाक तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गाली गलौज से शुरू होते हैं। आपके जो एंकर्स सीनियर और सीनियर सहाबी जो हैं, जो इनके हर वक्त गीत गाते थे, जो इनको कंधों में चढ़ा के 2014 से 2018 में जिन्होंने फ्री मार्केटिंग की, इनको प्रमोट किया, इनको इलेक्शन तक ये कहते थे ये रीढ़ की हड्डी हैं, आज वो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि जरा हम हक की बात करते हैं और हमें गालियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। मैं भी जो मैसेज करता हूँ, इन्होंने पेड लोग रखे हैं ट्रोल्स, और वो हुकूमत के खर्चे से भी अब मामला चल रहा है। आपके सामने ये हजारों एग्जाम्पल इस वक्त होंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि बजाय हम अपनी यूथ को हम एक
ट्रेनिंग दें, उसको हम इखलाक में पुख्तगी दें, हम उसको एक तैयार करें कि उसने उस कल को पाकिस्तान के वो मुहाफिज होंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमने उनकी इखलाकियात को तबाह करके रख दिया है इस मोहतरम न्याजी साहब ने और इसकी पार्टी ने। तो बात यह है जी कि अल्लाह ने चाहा तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला ने हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत की है। जिसने इस मुल्क के साथ धोखा किया, जो थी कुव्वतें जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लख्त किया, आधा पाकिस्तान गवाया, वो बड़े भयानक तरीके के साथ, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या मुजीबुर रहमान हो, वो बड़े भयानक तरीके के साथ वो इस दुनिया से गए। उनकी नरीना औलाद उसी तरह इस दुनिया से गई और उनकी सिर्फ बच्चियां रह गई। तो बात यह कि इसमें बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि पाकिस्तान के साथ वफा करोगे। ये वाहिद मुल्क है। सऊदी अरेबिया भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे नहीं बना था। ये वाहिद मुल्क है जो इस कलमा शरीफ के नाम पे बना, और इसके साथ जिसने धोखा किया, जिसने फ्रॉड किया, जिसने इसको लूटा, जिसने इसको माफिया का किरदार अदा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम देखेंगे, आज हम ऑलरेडी देख रहे हैं। ये 2 साल पहले शाह साहब और चुगताई साहब, क्या कोई सोच सकता था कि इमरान न्याजी साहब के पुतले जमीन पे घसीटे जाएंगे, उसको आग लगाई जाएगी, उनका गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा। अयूब खान तो 4 आने की चीनी के ऊपर एक गाली लोगों ने निकाली, छोड़ के चले गए थे। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख की मोस्ट इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है। इसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान का मुआशी नुकसान किया है। इसने पाकिस्तान को उस भंवर पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ के एक एटमी कुव्वत जो है वो एक मोहताज मुल्क बन के रह गया है। ये बात करते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। इनके रिजर्व्स करीबन हमारे जितने हैं जितने हमने छोड़े थे, और इसमें शोकस डिपॉजिट्स हैं, सऊदी अरेबिया के हैं, यूएई के हैं, कतर के हैं, चाइना के हैं, हॉट मनी है। तो ये मुझे मत बताएं कि इन्होंने मुल्क को पता नहीं को क्या दे दिया। इन्होंने मुल्क को तबाह किया है, और अल्लाह करे कि इससे जान छूटे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, वजीर आजम के मुआवनीन की अक्सरियत गैर मुल्की नेशनल है। पहले 2 वजीर आजम भी बाहर से बुलवाए गए, अब वजीर खजाना जो है हफीज शेख, वो कौन है? वो भी बाहर से बुलवाए गए। कौन है पाकिस्तान में जो इनको मुसल्लत करता है? पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ने वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान की खैर खाई चाहते हैं। क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है? आप भी पाकिस्तानी वजीर खारजा थे। तो बाहर से जो बुलवाए गए हैं, जिनकी गुज़श्ता रोज नेशनलिटियां निकली हैं, तो ये तो बैरून मुल्क वफादार हैं। देखिए शाह साहब, अभी जो कुछ अदालत उज़्मा ने हमारे लोगों के साथ किया और दूसरी पार्टीज के लोगों के साथ किया, जिनकी दोहरी नेशनैलिटी थी या रेजिडेंट परमिट थे, या मियां साहब का अकामा ले लें, मियां साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से अकामे पे निकाला गया ना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर तो है वो। तो आपने वजीर आजम को एक अकामा के ड्रामा लगा के पनामा से शुरू करके अकामा पे खत्म कर घर भेज दिया। अब यहाँ 2 नेशनैलिटीज निकलनी है लोगों की, और वो मोस्ट सेंसिटिव मिनिस्ट्री चला रहे हैं, मोस्ट सेंसिटिव डिवीजन के वो सेक्रेटरीज और इंचार्ज लगे हुए हैं। तो ये जो है, ये अब मैं समझता हूं, और हमारे 2018 के इलेक्शन आप देख लें, हमारे एक खातून सेनेटर को घर भेज दिया गया, हालांकि वो अपनी नेशनैलिटी अमेरिकन सरेंडर कर चुकी थी। हमारे एक अपना मोहतरम एक सेनेटर को घर भेज दिया गया कि जी आपकी फॉरेन नेशनैलिटी रही है। अभी किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंग रही। और उसके अलावा ये देखें, 2 चीजें खराब हैं शाह साहब। एक तो ये है कि ये सारी चीजें कौम ने शोर मचाया, आप जैसे लोगों ने फ्लैग किया, तो ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने दी, और वो फिर अपने जो है वो डिक्लेरेशन को देनी पड़ी मजबूरी के तहत 2 साल के बाद। दूसरा, इनमें अक्सर लोग आप देखें इनके लेटर हेड और इनकी कम्युनिकेशन, ये लिखते हैं एडवाइजर/फेडरल मिनिस्टर, ये लिखते हैं SAPM/मिनिस्टर ऑफ स्टेट। दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। ये अपने नाम के साथ फेडरल मिनिस्टर नहीं लिख सकते, ये अपने नाम के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं लिख सकते। ये एक स्टेटस देते हैं। ये इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है।
जी इतना बड़ा ब्लेंडर किया जा रहा है ये आईनी तौर पे। ये आइन को वायलेट किया जा रहा है और पता नहीं क्यों नहीं कोई नोटिस ले रहा, ना तो मीडिया क्या ले रहा है। पाकिस्तान की एजेंसियां जो है वो क्लियरेंस किस तरह देती हैं इन लोगों को? नहीं, एजेंसीज को अब एक तरफ रखे ना जी, उनके तो अपना मसाइल होंगे। मैं आइन की बात कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर और फेडरल मिनिस्टर स्टेट आइन में उसकी डेफिनेशन मौजूद है। उसने एक ओथ लेनी है, वो आइन के मुताबिक ओथ लेनी है। फेडरल मिनिस्टर ने, स्टेट मिनिस्टर आइन के मुताबिक ओथ लेनी है और वो इलेक्टेड होंगे। और वो उसमें एक प्रोविजन है कि अगर आप किसी को मिनिस्टर लगा दें तो उसको, और पार्लियामेंटेरियन नहीं है तो उसको 6 महीने में इलेक्शन अपने आप को इलेक्ट करवाना होगा। ये मिफ्ता इस्माइल के साथ किया शायद खकान नवाजी ने आखिरी 1 महीने में या 2 महीने में जब बजट पेश करना था। तो बात यह है कि ये जब अपने नाम, और फिर इन्होंने नोटिफिकेशन की है, फलां एडवाइजर इन फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फलां डिवीजन इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो बड़े आइन बैठ के ये इलीगल है। आप एक्स ऑफिशियल लिख सकते हैं, आप मैक्सिमम आप एक्स ऑफिशियल लिख सकते हैं। स्टेट एसएपीएम के बाद ब्रैकेट में एक्स डॉक्टर साहब एक बात मैं काटूंगा, सब कुछ पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हो रहा है तो क्या पाकिस्तान के इदारे जो है इस सिलसिले में खामोश क्यों हैं, अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? अदालतें भी हैं, एजेंसियां भी हैं। ये तो शाह साहब उनको भी आप लेना प्रोग्राम में, उनसे जरा पूछे ना। उन जब हमारा था तो 5.8% जीडीपी थी, तो उसमें तो मईशत में लगता था कि बहुत अच्छी, बहुत अगर बुरी नहीं तो बहुत अच्छी भी नहीं है। अब जब माइनस जीडीपी हो गई है 0.38%, तो कुछ मुझे आवाज ही नहीं आ रही। बोले ना ये कौन? मैंने एक सेकंड, मैंने तो नहीं कहा था ना हफीज शेख साहब को, मैं तो नहीं कहा था मीनार पाकिस्तान के नीचे कि इस बंदे ने मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया। वो इमरान खान की स्पीच है ना, वो इमरान खान साहब ने आसद जरदारी साहब को और हफीज शेख साहब को बुरा भला कहा था ना। फिर मैंने 2013 में मुस्लिम लीग नून तो नहीं थी, हमने तो 2008 में जब जजों को बहाल नहीं हुआ, जो हमारा मुआहदा बूरबन में हुआ, 30 दिन के अंदर हमने छोड़ दिया। मैंने वजीर खजाना, मैं चंद हफ्ते रहा, बजट बना के छोड़ दिया। लेकिन जो पाकिस्तान का हशर हुआ 2010 से 13, वो उस वक्त जब हमारी हुकूमत आती, किसी और की आती, तो दुनिया ने जनवरी 2013 में पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी इदारों ने बिजनेस बंद कर दिया। और ये उन्होंने कह दिया कि इसने इतने पैसे देने, ये मुल्क बैंकरप्सी और ये डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा चंद महीने में। हम उस जगह पे पहुंचे 7 महीने में। स्टेट बैंक के पास सिर्फ $3.25 अरब थे। तो बात ये है कि हमारी तारीख जो है, ये आप मीडिया की जिम्मेदारी है कि अवाम को याद कराते रहें। ये वही मेरे दोस्त हैं शेख साहब जो 2013 में जिस हालत में पाकिस्तान छोड़ के गए थे। अब हमने तो नहीं लगाया, ये पीटीआई को नजर आया होगा उनमें कोई खास यानी कोई वजह, या एजेंसीज की आप बात करें तो वो जवाब दे सकते हैं। तो बात यह है जी कि हमने पाकिस्तान को पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह चलाना चाहिए चलाया, उसमें इंप्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है। और मैं चैलेंज करता हूं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, अब 2 साल हो चुके हैं, तमाम अदारे एक पेज पे हैं, अदलिया इनके साथ है, नैब इनके पास है, एफआई इनके पास है, एजेंसीज इनके पास है। ये निकाल के देना कि ये हमने नुकसान किए हैं। हम तो मैं गिना रहा हूँ 18,000 के नुकसान, ये बताएं कौन से हमने नुकसान किए हैं। हमने पाकिस्तान को एक बावकार जगह पे ला के खड़ा किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 2 दफा अपना जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया, उसकी चीफ जो है एग्जीक्यूटिव वो आई, वो आजकल इंडोनेशिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उसकी सक्सेसर नई एमडी आई, उसके बाद क्रिस्टन लगार्ड आई जो आजकल यूरोपियन। वो हमारे जमाने में पाकिस्तान की इज्जत एहतराम होना शुरू हुआ था 2 साल की परफॉर्मेंस के बाद, और पाकिस्तान को दुनिया की 18वीं मईशत बनने की नवीद मिली थी। वही पाकिस्तान है जिसको कह रहे हैं 54th इकोनॉमी होगा। तो खान साहब की और पॉलिसी जो है वो आप एनालाइज करें बैठ के कि क्या हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि मौजूदा हुकूमत ने जो इतने बड़े कर्जे लिए हैं, इनके तो कोई प्रोजेक्ट इस वक्त सामने नजर नहीं आ रहे। आप क्या समझते हैं कि $10 बिलियन जो कर्जा हासिल किया गया है वो कहाँ गया है? इसके बारे में कुछ थोड़ा वजाहत करें, बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो मैंने जैसे अर्ज किया ना कि ये इतने मिसलीड किए इन्होंने इस हुकूमत को। मैंने भी आपको शुरू में बताया था कि जो कर्जे वो होते हैं जब लिए जाए तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट, स्टेट बैंक में अकाउंट नंबर 1 उसे हम कहते हैं फॉरेन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड,
उसमें जी। आते हैं, और जब रीपे करना होता है डेट आती है उसी से जाते हैं, चाहे 2 साल के बाद ड्यू हो, 5 साल के बाद ड्यू हो। ये इन्होंने लाइबिलिटी से एक ड्रामा किया है इन्फ्लेट करने के लिए, अब ये उसमें भी फंस गए हैं। वो कर्जे 24,935,200 अरब पे पहुंच गए हैं। जो लाइबिलिटीज डाल दें तो वो पीपल्स पार्टी हमने जब छोड़ा तो वो 30,000 अरब था, तो वो 43,000 अरब पे पहुंच गया। तो जिस तरफ से भी पकड़े तो इनकी बैड एंड बुरी परफॉर्मेंस सामने है। एक दूसरा ये है कि ये कर्जे जो हैं ये अखराजात और आमदनी के फर्क को फाइनेंस कर रहे हैं। ये कोई डेवलपमेंट और तरक्याती काम मुझे बताए ना, कौन सा मेजर काम किया इन्होंने 2 साल में जो आप फरमा रहे हैं। ये कर्जे जो है ये बेसिकली इनके जो 35% अखराजात बढ़े हैं और आमदनी में ये इजाफा नहीं कर सके, और उसकी वजह से बजट का खसारा जो है, बजट का खसारा शासन कर्जा लेना होता है, बजट का खसारा है आपका आमदनी और अखराजात का फर्क। अखराजात में आपके तरक्याती भी होते हैं, गैर तरक्याती भी होते हैं, वो सब मिला के फर्क जो है उधार लेना होता है। अब वो जो है वो 5-6% का जो था जीडीपी का, वो ये उठा के ले गए। अब हमने जब आए थे वो करीबन 9% से जरा कम था, हम उसको 5-6% पे लाए, आधा परसेंट भी बहुत बड़ी चीज होता है। अब ये उसको उठा के फिर 9.5% पे ले गए, और अगले साल ये 10% से भी क्रॉस करेंगे। तो जी ये तो बिल्कुल एक मिसमैनेज्ड गवर्नमेंट है, इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। इन्होंने पाकिस्तान की हालत को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है, मुआशी हालत को, लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नवाला उनसे छीन लिया है, अद्वियात लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोरोना ये हैंडल नहीं कर सके मुल्क और अवाम को इन्होंने इतना मिस हैंडल और मिस मैनेज किया है। तो ये अल्लाह ही मालिक है, जो कुछ हमारे साथ हुआ है बस दुआ का वक्त है, और अल्लाह ताला इनसे निजात दिलाएं जितनी जल्दी हो सके। जी थैंक यू, मेहरबानी आपका कि आपने हमें थोड़ा टाइम दिया। और चुगताई साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? जी चुगताई साहब आपका भी शुक्रिया जी, और शाह साहब आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आपको कभी फिर तकलीफ देंगे आपको। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।